हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या आएगा एंड हमारे गॉस लॉ में क्या क्या आएगा। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके सिग्निफिकेंस, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, वो क्या क्या है, और ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस के बारे में एक आइडिया डालेंगे हम गॉसियन सरफेस के बारे में। एंड हम उसके बाद हम देखेंगे कि गॉस लॉ क्या बोलता है। एंड उसके बाद उनके थ्री एप्लीकेशंस, ठीक है। एक है फॉर लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, प्लेन सीट, और दूसरा है वो स्पेरिकल सेल के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये आखिर है क्या। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अब तक देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम मान लो एक सरफेस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक अगर हम सरफेस लेते हैं, तो ये अगर सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराएं, तो कितने फील्ड लाइंस होंगे जो ये सरफेस को पास करेंगे, पास करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, कितने फील्ड लाइंस हो गए यहाँ से बाहर निकलेंगे। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द थ्रू द सरफेस। ठीक है, इसमें ध्यान दो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये है तुम्हारा फ्लक्स। मतलब परपेंडिकुलरली कितने फ्लक्स जो है, कितने फील्ड लाइंस है, मतलब ऐसे अगर सरफेस मान लो, इस सरफेस में कितने फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं। मतलब मान लो एक तुम्हारा ये रूम है, तुम्हारा ये रूम में ऐसा खिड़की तो तुम्हारा होगा, तो खिड़की में से कितने फील्ड लाइंस यहाँ पे पास करेंगे तुम्हारी तरफ या बाहर की तरफ, उसके अपन डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एंड दूसरा है तुम्हारा एरिया वेक्टर। ठीक है, कि तुम्हारा एरिया क्या है। तो अगर हम ऐसा मान लो कि एक एनक्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एनक्लोज सरफेस है, एनक्लोज सरफेस। तो ये जो फ्लक्स है इसको फाई ई के नाम से डिनोट किया जाता है, ई डॉट डीएस हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रेशन एनक्लोज सरफेस, इसका मतलब जो है, मतलब बच्चों ये है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, इंटीग्रेशन होगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, ई एस कॉस थीटा। तो फ्लक्स ऑफ ई ये हो गया, और तुम इसको ई डॉट ए भी बोल सकते हो। ये जो एस है, डीएस का इंटीग्रेशन ऑफ एस, मतलब ये एरिया वेक्टर तुमको मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल और एरिया वेक्टर ई ए कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो। और फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो इसका दो डेफिनेशन हमको आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स of forces passing passing normally through through unit area is known as electric फ्लक्स। ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? और हम इसको लिख सकते हैं कि तुम्हारा ई ए का कॉस वाला मल्टीप्लीकेशन और ई डॉट ए। ठीक है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं द surface the surface integral of normal component normal component of electric field electric field over any closed surface any closed surface is known as electric इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका नाम है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, इसको तुम डिनोट कर सकते हो कि फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा और फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जब तुम यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब वो क्या तुमको समझा रहा है? कि वो तुमको समझा रहा है कि वो एक टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। कितने फील्ड लाइंस, कितने, ये जो कितने हैं तुमको, कितने, ये तुमको दर्शा रहा है कि कितने फील्ड लाइंस इज ए स्केलर। ठीक है। और तुमको समझ में आ गया कि जो कितने फील्ड लाइंस स्केलर हो गए, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा एक सरफेस है, तो सरफेस के अंदर से कितने फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होके जा रहे हैं। तो मान लो ये जो तुम्हारा थीटा है, थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा है ई एंड एरिया वेक्टर। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन, मतलब मान लो कि तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तुम एक प्लेन को ऐसे रख रहे हो। ठीक है। वाई एक्सिस में ऐसे रख रहे हो, तो यहाँ से ऐसे आ गए हैं, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको अगर हम जूम करेंगे, यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? ऐसे कुछ लाइंस पास होते दिखेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो तुम्हारा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे आ गया थीटा, तो उसका रेंज क्या बन जाएगा? जीरो से स्टार्ट होगा। पहला आएगा 90 डिग्री के बीच, फिर दूसरा आएगा 180 डिग्री के बीच। तो बच्चों देखो, अगर अगर तुम्हारा फ्लक्स जो है, अगर तुम्हारा थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब उसका रेंज क्या हो जाएगा? जीरो, थीटा, 90 डिग्री, ऐसा अगर कुछ रेंज हो जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा? फाइव इक्वल टू ई डॉट एस, विच इज योर मैक्सिमम वैल्यू, एंड तुमको क्या दिखेगा? यहाँ वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। फ्लक्स क्या मिलेगा? पॉजिटिव फ्लक्स। तो तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हारा थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, तुम इसको बोल सकते हो क्या? कि तुम्हारा जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। और
यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सरफेस से बाहर जा रहा होगा। लाइंस गोइंग आउटवर्ड, गोइंग आउट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, गोइंग आउट फ्रॉम द सरफेस, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव फ्लक्स। एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिव फ्लक्स में तुम्हारा सोर्स क्या होगा, सोर्स विल बी योर ओपन सोर्स, सोर्स विल बी योर ओपन सोर्स। ठीक है, अब मान लो थीटा का क्या वैल्यू है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो तुम्हारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। तो देखो बच्चों, अगर तो तुम्हारा पॉजिटिव फ्लक्स में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, तो जीरो फ्लक्स में क्या हो जाएगा, वो होगा कंजर्व। कंजर्व क्या होगा, फील्ड लाइंस। मतलब टोटल नंबर ऑफ, जितने, मतलब समझ लो जीरो फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जितने फील्ड लाइंस अंदर आ रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस बाहर जा रहे होंगे। टोटल फील्ड लाइंस एंटरिंग सरफेस, एंटरिंग टू सरफेस इक्वल टू, इक्वल टू total field lines going out from the surface, going out from the surface, ये होगा तुम्हारा जीरो फ्लक्स। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो तुम्हारे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पैरेलल होंगे, किस में से, एरिया वेक्टर के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्या, जीरो फ्लक्स। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नेगेटिव। तो कॉस का बच्चों कौन सा वाला वैल्यू नेगेटिव है, 90 डिग्री से ऊपर वाला वैल्यू कॉस का नेगेटिव है। तो बच्चों अगर थीटा 90 डिग्री के प्लस हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री थीटा 180 डिग्री। तो इसमें तुम्हारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, माइनस ई एस, और माइनस ई ए जो तुम्हारा देगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो तुम्हारे फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, एंटरिंग, एंटरिंग टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक चीज तुम ध्यान में रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव जो जीरो फ्लक्स है, तो मान लो अगर ये तुम्हारे एरिया वेक्टर में से है, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गए, पैरेलल हो गए एरिया वेक्टर से, तो अगर फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जीरो फ्लक्स। लेकिन अगर तुम्हारे, अगर अगर तुम्हारे फ्लक्स जो है, हमारे मान लो एक वाई एक्सिस में से हमने एरिया बना लिया, हमारा फ्लक्स आइदर ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, तो ये क्या कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ये यहाँ से, कुछ ना कुछ तो यहाँ से एंगल बनाता रहेगा ये, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जो होंगे, अगर वो एक एक्यूट एंगल बना रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोल देंगे कि वो होगा पॉजिटिव फ्लक्स। अगर वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव फ्लक्स। लेकिन अगर वो इसे पैरेलल जा रहा है, मतलब देखो एरिया वेक्टर कहाँ पे है, एरिया वेक्टर तुम्हारा वाई एक्सिस पे है,
तुम्हारा अगर वाई एक्सिस में पैरेलल ऐसे जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा जीरो फ्लक्स। अदरवाइज अगर ऐसे गया कुछ भी गया एंटरिंग कर रहा है या फिर सरफेस से मान लो तुम ले लिए कि हमारा सरफेस जो है हमारा सरफेस ऐसे है, ठीक है, हमारा ऐसे सरफेस है तो यहाँ से एंटर कर रहा है तो एंटरिंग टू द सरफेस तो नेगेटिव फ्लक्स हो गया। अगर वो बाहर से निकल रहा है तो इसे क्या वो हो गया पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। तो ये सब फ्लक्स को लेके ना बच्चों एक नया स्टेटमेंट सामने आया कि गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोले देखो, पहले हमारे पास चार्जेस थे, हम चार्जेस को लेकर फ्लक्स निकाल रहे थे या फिर मान लो ऐसे कि हमारे पास चार्जेस थे, सॉरी हमारे पास चार्जेस थे, हम चार्जेस को लेके फील्ड निकाल रहे थे या फिर उसका फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन वो जो हो रहा था वो हो रहा था स्टैटिक चार्ज के अंदर, स्टैटिक चार्ज के आसपास। और वो जो भी हो रहा था वो हो रहा था आसपास हमारे एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक फिक्स्ड सोर्स एक या दो चार्ज के अंदर या फिर एक या तीन चार्ज के अंदर। फिर गॉस आए, गॉस ने बोला भाई एक सरफेस ले लो इमेजिनरी, एक ऐसे सरफेस ले लो, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे उन सबका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, उन सबका क्या कैलकुलेट कर लें फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, वो इक्वेट करेगा किससे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। ये हो गया तुम्हारा गॉस लॉ, और गॉस लॉ से हम वही फोर्स भी निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जो तुम्हारा गॉस लॉ है वो एक्ट करता है गॉसियन सरफेस में, गॉस लॉ एक्ट अपॉन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे गॉस लॉ, फिर देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या है, या फिर पहले गॉसियन सरफेस देख लो बच्चों। गॉसियन सरफेस आखिर गॉसियन सरफेस है क्या? तो गॉसियन सरफेस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का तरह ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन द लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर हम इसका बच्चों ध्यान से अगर कुछ लिखें डेफिनेशन कि गॉसियन सरफेस है क्या, तो हम गॉसियन सरफेस क्या लिखेंगे कि गॉसियन सरफेस ए गॉसियन सरफेस is an imaginary surface, imaginary closed surface, ठीक है, imaginary closed surface, imaginary closed surface used to apply Gauss law, used to apply Gauss law and calculate electric fields, electric field easily and symmetrically, symmetrically, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारा गॉस लॉ है ये गॉस लॉ है क्योंकि गॉस लॉ बेस करता है क्या सरफेस के ऊपर, एक इमेजिनरी सरफेस के ऊपर जो डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो बिना गॉसियन सरफेस के, ये बच्चों ध्यान में रखो, बिना गॉसियन सरफेस के आप लोग गॉस लॉ निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छा मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है अभी, तो इसे दो कॉलम बना लो, एक में लिख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन उसमें लिख लो गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो पहले आएगा बच्चों पॉइंट चार्ज। तो बच्चों पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फीयर। ठीक है। फिर आएगा स्पेरिकल सिमेट्री। सॉलिड स्फीयर और शेल। सॉलिड स्फीयर और शेल, इसका क्या आएगा बच्चों? इसका भी आएगा स्फीयर। फिर आएगा बच्चों इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसका आएगा बच्चों सिलेंडर। ठीक है। फिर आएगा इनफाइनाइट फाइनाइट लाइन चार्ज। इसका भी आएगा बच्चों सिलेंडर। ठीक है। लेकिन इसका जो कंडीशन है, जो लेंथ है, फार अवे होना चाहिए, अप्रोक्स फार अवे लेंथ। मतलब बहुत ज्यादा लेंथ होना चाहिए। ये छोटे फाइनाइट लेंथ को लेके हम फाइनाइट लाइन चार्ज करके नहीं निकाल सकते। ठीक है। फिर फाइनाइट चार्ज के ऊपर आएगा तुम्हारा क्या? इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट का क्या होगा? पी बॉक्स। इनफाइनाइट प्लेन शीट का क्या आएगा? पी बॉक्स। पी बॉक्स भी बच्चों एक सिलेंडर की तरह है, लेकिन वो छोटा सिलेंडर है जिसका हम कुछ फाइनाइट शेप निकाल सकते हैं। फिर तुम्हारा बच्चों आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका भी होगा बच्चों पील बॉक्स। ठीक है। ये जो पील बॉक्स तो मिलके ये एक सिलेंडर टाइप है। सिलेंडर प्रोटोटाइप। सिलेंडर की तरह ही एक चीज है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इन्फानाइट सिलिंड्रिकल चार्ज। इन्फानाइट सिलिंड्रिकल चार्ज, इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा? सिलेंडर। तो ये जो कंडीशन है इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल चार्ज, इसका कंडीशन क्या है बच्चों? इसका कंडीशन है वो एक सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है। फिर सिलेंडर सेल, जो हालो सिलेंडर हम जिसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। सिलेंडर सेल, होलो सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, इसका भी क्वेश्चन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर ही होगा। फिर हम बोल देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन है उनमें कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। उसका होगा एनी क्लोज सरफेस। एनी क्लोज सरफेस। ठीक है। फिर होगा डाइपोल। डाइपोल नो सिमेट्रिक। नो सिमेट्रिक, अगर उसका कोई सिमेट्री नहीं है तो उसका भी कोई गॉसियन सरफेस नहीं होगा। गॉसियन सरफेस, अगर कोई सिमेट्री नहीं है तो उसका भी कोई गॉसियन सरफेस नहीं होगा। तो और एक है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इरेगुलर, इरेगुलर चार्ज, इसका भी कोई गॉसियन सरफेस नहीं है। ठीक है। और एक है स्पेरिकल कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर वाला एक पार्ट है, मतलब एक कंडक्टर में मीन्स अगर एक छोटा सा होल हो जाए। स्पेरिकल कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, इसका हम क्या बोलेंगे? स्पीयर। रीजन क्या होगा? ओनली फॉर सिमेट्री। सिमेट्री को आंख में रखते हुए हम इसको स्पीयर बोलेंगे। ठीक है। और एक है तुम्हारा जो एग्जाम में पूछता है कभी कभार, कंडक्टिंग स्पीयर का क्या होगा?
उसका भी होगा स्पीयर। ठीक है, तो ये सब है तुम्हारे गॉसियन सरफेसेस। तो बच्चों मान लो कि अगर हमने एक कोई भी एक सरफेस ले लिया, कोई भी एक ऐसे सरफेस ले लिया, तो इसमें तो फील्ड लाइंस पास होंगे। तो जितने भी फ्लक्स निकलेंगे वो क्या होंगे, क्यू, कितने चार्ज इसके पास है, क्यू बाय एप्सिलॉन। ये जो कितने चार्ज हैं बच्चों, वो क्या क्या है, कोई सी बुक्स में क्यू इनसाइड लिखा होता है। ये कंफ्यूज मत होना, ये ओनली, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओनली क्यू इनसाइड नहीं होता है कि क्यू आउटसाइड नहीं होता है, वो क्यू इनसाइड आउटसाइड इस सरफेस के ऊपर भी हो तब भी चलेगा। मतलब वो बोलता है कि जो सरफेस कितना चार्ज कैरी करता है उसका एप्सिलॉन के बीच में रेशियो, वो कैसे इक्वेट करेगा, वो फ्लक्स से इक्वेट करेगा। ठीक है, तो वो फ्लक्स से इक्वेट करेगा, तो नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, जो गया तुम्हारा गॉस गॉस लॉ। तुम्हारा गॉस लॉ क्या डेफिनेशन देता है, तो जो अगर स्टेटमेंट की तरफ देखें, तो तुम स्टेटमेंट्स देखें, तो सर वो क्या बोलता है, द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस integral of normal component of electric field over an enclosed surface is equal to total charge enclosed enclosed by the surface is divided by epsilon, that is integration of E dot ds इक्वल टू क्यू बाई epsilon। ठीक है, यह क्या बन जाएगा, ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 ये किस में है, सीजे सिस्टम में है। तो सीजे सिस्टम में 1/एप्सिलॉन नॉट के क्या बन जाएगा, 4 पाई। तो ठीक है, तो सीजीएस में क्या बन जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू 4 पाई, 4 पाई क्यू, ये बन जाएगा तुम्हारा सीजीएस में। ये हो गया तुम्हारा एसआई में। ठीक है, और एक स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि द टोटल, और एक स्टेटमेंट है द टोटल, जो मैंने पहले बताया था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, over any closed surface is equal to, in the electric field, is equal to is equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon, that is flux equal to q by epsilon। ये हो गया तुम्हारा ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारा अगर गॉस लॉ के साथ तुम अगर कुछ भी कुछ भी कर रहे हो, तो तुम एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस तुम चूज कर रहे हो, कुछ ऐसा एक सरफेस चूज करो जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ये स्टार मार के लिख लेना बच्चों, एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस इज चूजन in such a way that in such a way that the electric field lines such a way that electric field
become either constant or zero over the surface। चमका कि नहीं चमका बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं कि जब वो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं वो ऐसा सरफेस ले लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट ही नहीं होता। अगर कांस्टेंट ही नहीं होता तो वहां पे गॉस लॉ कैसे अप्लाई करें? तो बच्चों को गॉस लॉ अप्लाई करने का एक ट्रिक है। ट्रिक टू अप्लाई गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस। ट्रिक टू अप्लाई गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो सवाल है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला सवाल ध्यान से पूछो, क्या उसमें सिमेट्री है? इज देयर इज देयर सिमेट्री? वो जो भी सवाल है जो तुम सरफेस बना रहे हो, क्या उसमें सिमेट्री है? और उसका जो फील्ड है, क्या उसका जो फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन डिस्टेंस। और तुम्हारा जो ई है वो सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है कि नहीं? ई इज कांस्टेंट ऑन सरफेस, कांस्टेंट ऑन सरफेस। ये तीन सवाल बच्चों खुद से पूछो। अगर जवाब आया यस, अगर जवाब आया यस, देन वी कैन अप्लाई गॉस लॉ। अगर इनमें से कोई भी एक का जवाब आया नहीं तो तुम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इसमें क्या तुमको पता चलेगा? इसमें तुमको पता चलेगा अगर गॉस लॉ के अंदर और गॉसियन सरफेस के अंदर मोर चार्ज है, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फील्ड लाइंस के पास करने के। जितने ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा फील्ड लाइंस, जितने ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फ्लक्स, उतना ज्यादा ज्यादा फ्लक्स। अगर तुम्हारा चार्ज ही जीरो हो गया तो तुम्हारा फील्ड लाइंस जीरो। फील्ड लाइन जीरो तो फ्लक्स क्या बन जाएगा? फ्लक्स भी बन जाएगा जीरो। चमका कि नहीं चमका, ये तो था रामबाण वाला ट्रिक कि तुम जब गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो पहले ये तीन सवाल बच्चों खुद से पूछो, ये तीन चीजें हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, अगर सवाल का उत्तर आया यस, सही है, तो अप्लाई कर लेना गॉस लॉ। अगर वो सवाल आया नहीं तो बच्चों ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना। लेकिन बच्चों ये ध्यान में रखना, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फील्ड लाइन, जितने ज्यादा फील्ड लाइन उतना ज्यादा फ्लक्स। ठीक है। तो अब बच्चों मैंने जो तुमको पहले पहले शुरुआत में बताया कि हमारे पास तो कूलम्ब्स लॉ था, हमने गॉस लॉ यूज क्यों किया? कूलम्ब्स लॉ एक स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताता है, whereas तुमको जो गॉस लॉ है वो एक सरफेस के अराउंड एक चार्जेस के बारे में बता रहा है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ को यूज करके कूलम्ब्स लॉ बनाएंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। इसका जो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है वो खुद लिख लेना, क्योंकि मैंने जैसा बताया था पिछले क्लास में कि थ्योरी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना इम्पोर्टेंट है। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, कैपिटल क्यू। यहाँ पे एक एरिया लिया जिसका डिस्टेंस है तुम्हारा आर, ठीक है, एरिया है पी। इसमें से तुम्हारा जो एरिया है, इस एरिया में से एरिया वेक्टर क्या निकल रहा है? बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों बाहर की तरफ है। ठीक है, तो तुम क्या ले सकते हो, देखो बाहर की तरफ है मतलब कहते हैं यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो एरिया वेक्टर तो ऐसा है, फील्ड लाइंस भी ऐसे ही पास कर रहा है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों बाहर की तरफ है। ठीक है, अगर दोनों बाहर की तरफ है तो मेरे साथ क्या आ जाएगा, आउटवर्ड गोइंग टू सब पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया तो मेरा क्या आएगा, ई फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ओवर डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, ई ए इक्वल टू
क्यू ओवर एप्सिलॉन। इसका जो एरिया है, एरिया क्या बन जाएगा, एरिया होगा सर्कल का, तो एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई ये 4 पाई r स्क्वायर। ये वाला सर्कल नहीं, यहाँ पे जो एरिया निकालोगे ये भी तो एक छोटा सा सर्कल होगा, इसका एरिया निकालोगे, ना कि ये पूरा सर्कल का। ये जो छोटा एरिया है इसका सर्कल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्क्वायर। ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको क्या किया, अच्छा थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे चार्ज क्यू ले लिया ना, कैपिटल क्यू है, ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, कैपिटल क्यू कैपिटल, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम ड्यू टू यहाँ पे चार्ज पुट कर लो, चार्ज के लिए ले लो, तो क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। मान लो एफ इक्वल टू ई बटा Q, तो क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई। अगर हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज प्लेस कर ले तब, तो ये होगा तुम्हारा कुलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम यूज करके यहाँ से हमने बता लिया कि कुलम्स लॉ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा गॉस लॉ, फ्लक्स, गॉसियन सरफेस और जो भी मोटा मोटी पार्ट था खत्म। यहाँ से हम देखेंगे मेजर 3 तरीके के चीज, क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड्स में ये 3 से 5 मार्क्स में से पूछता है, और इसमें से ही एंट्रेंस में कोई भी तुम एग्जाम दे लो, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और बच्चों ध्यान में रखना, जब तुम एंट्रेंस दे रहे हो और कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो इसके ऊपर ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस ले क्या रहे हो। और जब तुम बोर्ड्स के लिए बैठ रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखना कि उसमें गॉसियन सरफेस मेंशन जरूर करना, मेंशन जरूर करना। बच्चे क्या करते हैं, बस डायग्राम बना लेते हैं, उसका डेरिवेशन निकाल लेते हैं, थ्योरी में बोला कि तुम खुद लिख लो, लेकिन वो लिखते नहीं है। गॉसियन सरफेस तो मेंशन ही नहीं करते। अगर तुम गॉसियन सरफेस मेंशन नहीं करोगे, मैंने पिछले इसी क्लास में पहले पहले क्या बताया, कि बिना गॉसियन सरफेस के तुम गॉस लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते। तुम कोई भी सिमेट्री ले लो, तुम अगर गॉसियन सरफेस नहीं डालोगे, तो तुम गॉस लॉ अप्लाई कैसे करोगे। तो तुम्हारा जो 12th का क्लास है, 12th में 3 ही एप्लीकेशन है, ठीक है। ड्यू टू ए इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फानाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। फिर है प्लेन सीट, ठीक है। फिर तुम्हारा स्पेरिकल, स्पेरिकल सेल। तो बच्चों देखो, अगर ये मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो कल जैसे बताया, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ देखा, तो ये हमारा एक सर्कल है। तो वैसे ही जब हम एक इनफाइनाइट लाइन ले रहे हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसका एक राउंड आएगा, यहाँ पे पॉइंट राउंड, यहाँ पे एक राउंड, ऐसे राउंड राउंड राउंड, बेहतरीन पॉइंट राउंड 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 राउंड। ये हमको क्या बनेगा, ये हमको एक सिलेंडर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का एक सिलेंडर। वैसे ही जब तुम एक इनफाइनाइट प्लेन सीट लेते हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो पॉइंट के अंदर ये छोटा सा पील बॉक्स टाइप का थिंग होगा, जो तुम्हारा प्लेन सीट के अंदर जाएगा। और स्पेरिकल सेल का तो बच्चों हमने, स्पीयर होगा, ये तो हमने गॉसियन सरफेस में पढ़ा ही था। तो ठीक है, तो चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 1 की तरफ। एप्लीकेशन 1 क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field at any point, electric field at any point due to an infinite long straight wire. Electric field at any point due to infinite long straight wire, ये होगा तुम्हारा पहला एप्लीकेशन।
तो बच्चों ये अगर हमारा एक इनफाइनाइट ले लिए, यहाँ पे डॉटेड ऐसे भी है, यहाँ पे ऐसे, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा गॉसियन सरफेस। तो अगर तुम गॉसियन सरफेस ले लो, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये। तो यहाँ पे अगर तुम एक सरफेस ले सकते हो, अगर एक सिलेंडर को भाग करके सरफेस यहाँ पे मार्क कर लिया हो डीएस, ठीक है, तो डीएस का सरफेस एरिया क्या होगा? लेकिन मतलब मान लो ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर, तो इसका सरफेस एरिया, तो ये वाला सरफेस एरिया का डायरेक्शन तो इधर है, मतलब ये वाले सरफेस के डायरेक्शन तो ये है, ये वाला सरफेस का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये वाले जो सरफेस है, ये जो राउंड वाले सरफेस है, इसका डायरेक्शन क्या क्या होगा? इधर होगा। इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो ये वाले जो है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लो, तो ये डिस्टेंस को क्या मान ली? आर। ये पूरा जो लेंथ है, ये मान लिया हमने एल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के साथ कितने एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है ये दोनों सरफेस में। लेकिन ये सरफेस में वो 90 डिग्री नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? वो बनाता है 0 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? तीन सरफेस में समेशन दिया था, तो हमारा क्या होगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए cos थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये cos थीटा में एक सरफेस क्या होगा? 90 डिग्री। दूसरा सरफेस क्या होगा? 90 डिग्री। ओनली एक सरफेस है जिसमें 0 डिग्री से जा रहा है, ई और डी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बनेंगे? ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 0 इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया? ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो बच्चों यहाँ पे जो है एरिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख लो या फिर ऐसे, इंटीग्रेशन से पहले। ठीक है, ये क्वांटिटी ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन दे लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, ई डॉट एस। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे? ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एरिया हमारा बनेगा, और ये जो एरिया बनेगा क्या होगा? ई एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा जो ई है वो क्या बन जाएगा? क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, तो हमारा जो क्यू बाई एल है, हमारा क्यू बाई एल है, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हो जाएगा लैम्बडा, लाइन चार्ज डेंसिटी। वो क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज डेंसिटी, वो हो जाएगा लैम्बडा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर मान लो फिर एप्लीकेशन 2 आया। एप्लीकेशन 2 तुम ले रहे हो ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जाएगा? पिल बॉक्स की तरफ। यहाँ पे ऐसा जाएगा पिल बॉक्स की तरफ। तो मान लो इसका ई डॉट डी एस निकलेगा, इसका ई डॉट डी एस निकलेगा। यहाँ पे जो प्लस 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 चार्जेस है, का तो कुछ होगा नहीं। पी पी डैश, दो सरफेस होंगे, एक पी वाला, एक पी डैश वाला। इसको पी डॉस डी एस डॉस ले लो, इसको हम पी ई और डी एस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सरफेस। तो हमारा फ्लक्स क्या आएगा फिर अगेन? वो क्या बनेगा? फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे दोनों कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीएस भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीएस भी इधर है, तो वो क्या बन गया? वो बन गया 0 डिग्री। तो वो क्या बन जाएगा? ईडीएस प्लस
ईडीएस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, 2E इंटीग्रेशन ओवर डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या बन जाएंगे, 2EDS इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुम इसको डीएस का फॉर्मूला जो है वो निकाल लो, तो हम यहाँ पे डीएस वाला इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए डाल सकते हैं। तो ई तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2E इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तुम्हारा प्लेन शीट के लिए। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पे ले लो स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल के लिए, तो स्पेरिकल सेल के लिए बच्चों फिर तीन चीजें हैं। एक, जो तुम पॉइंट चार्ज को लोगे, तो तुम पॉइंट चार्ज को लोगे वो आउट ऑफ द सरफेस, आउटसाइड द सेल, फिर लोगे ऑन द सेल, फिर लोगे इनसाइड द सेल। ठीक है, तो बच्चों मान लो ये अगर तुम्हारा एक स्पेरिकल सेल है, ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, R। ठीक है, तो इसका एक जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा, ये हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस। तुमने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया जिसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। तुमने अब यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया बाहर, मतलब इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लिया कि जहां पे तुमको देखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एस। ठीक है, तो तुम अब क्या करोगे, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ई ds इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ई 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला जो स्पीयर है इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुमको क्या मिल गया, ई इक्वल्स टू क्यू बटा, हाँ चार्ज तो मैंने देना भूल ही गए थे, चार्ज मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा यहाँ पे। अब मान लो ये जो आर है धीरे धीरे इस चार्ज के ऊपर तुम लाके रख रहे हो। अगर तुम मान लो ये जो है स्फीयर है, इसके ऊपर ही चार्ज प्लेस कर रहे हो, तो ठीक है, तो तुम्हारा आर क्या हो जाएगा, आर, तो तुम्हारा ई क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन सवाल यहाँ है, अगर तुम क्या करोगे, ये जो सेल है, ये तुम्हारा सेल था, इसके ये था रेडियस, जैसे वहां था कैपिटल आर। तुम यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर रहे हो जहां पे तुमको एरिया निकालना है, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल में यहाँ से जो ले रहे हो ऐसे ही ई जा रहा है, डीएस जा रहा है, वो तो सेम ही है। लेकिन जब तुम इनसाइड ले रहे हो, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वो हो जाएगा ईडीएस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होगा, ये जो तुम्हारा क्यू है इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर चार्ज कितना होगा, सेल के अंदर चार्ज होगा 0। तो यहाँ पे क्यू क्या बन जाएगा, 0। तो तुमको क्या मिला, ई 4 पाई, और इसे लिख लो ई बटा डी एस इक्वल टू that is inside the surface the E इक्वल, ठीक है। तो चलिए था पूरा गॉस लॉ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में। जय फिजिक्स।